अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो अमेरिका ने पिछले 20 सालों में कभी नहीं किया था। रशिया ने अगेन भारत के सामने क्या डिमांड रखी है जो भारत की सरकार गलवान घाटी की घटना के बाद से ही नहीं मान रही है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय सरकार के सामने कौन सी वार्निंग पेश की है जो इस समय भारत में हेडलाइंस बन गई हैं, और बांग्लादेश ने भारत को कौन सी नई टेंशन दे दी है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स पे कवर नहीं करके देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि पहली नजर में तो इस न्यूज के ऊपर हमें विश्वास भी नहीं हुआ था। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेप उठा दिया तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था उससे डोनाल्ड ट्रंप काफी खुश हो गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जो कि एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप सितंबर महीने में पाकिस्तान की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ को होस्ट करने के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद ही पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। डेट्स के ऊपर अभी कंफर्मेशन नहीं आई है क्योंकि कई सारे पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे, लेकिन 17 से 19 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। मे बी ब्रिटेन जाने के बाद या फिर उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की विजिट करें, लेकिन अगर ऐसा सच में होता है तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की कई सारी डिमांड्स अमेरिका पूरी करेगा। आई होप कि ये फेक न्यूज हो और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान ना आए, लेकिन अपने सेकंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं और पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको देखकर तो हमें हैरानी भी नहीं होनी चाहिए अगर ट्रंप सच में पाकिस्तान जाते भी हैं। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आखिरी यूएस प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान गया था वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। बुश मार्च 2006 यानी कि 19 साल पहले पाकिस्तान गया था और पिछले 19 सालों से कोई भी यूएस प्रेसिडेंट उसके बाद पाकिस्तान कभी नहीं गया। जॉर्ज बुश उस विजिट में पाकिस्तान के साथ साथ भारत भी आया था। बुश के बाद ओबामा 2 बार भारत आए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन भी अपने टेन्योर में भारत का दौरा करने आए थे, लेकिन ये तीनों पाकिस्तान एक बार भी नहीं गए। इन्होंने पाकिस्तान आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया था, लेकिन खुद कभी भी पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गए। इसलिए अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के दौरे पर जाते हैं तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए वाकई में किसी झटके से कम नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपने सभी एलाइज को टफ टाइम दे रहे हैं और अब असल में प्रधानमंत्री मोदी और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर की फॉरेन पॉलिसी और लंबे एक्सपीरियंस का एक टफ टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, यानी कि इन दोनों की परीक्षा होने वाली है कि ये भारत की विदेश नीति को कैसे संभालते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस अनिल चौहान सर को लेकर, जिन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो भारत सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है और एक वार्निंग मानी जा रही है। रिसेंटली 50 साल पुराने जैगुआर फाइटर जेट क्रैश में 2 पायलट्स वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ये स्टेटमेंट इस टाइमिंग के ऊपर काफी वायरल हो रही है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सीडीएस अनिल चौहान सर ने मानेकशॉ सेंटर में एक इवेंट को संबोधित करते हुए कहा कि ओल्ड वेपन्स कांट विन न्यू वॉर्स, यानी कि पुराने हथियारों का इस्तेमाल करके कोई भी सेना नए युद्ध नहीं जीत सकती है। वॉर्स के डायनामिक लगातार बदल रहे हैं, कॉम्बैट का नेचर फंडामेंटली बदल गया है, इसलिए सेना की मॉडर्नाइजेशन और सेना में नई टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज के जो युद्ध हैं उन्हें हमें ऐसे हथियारों से लड़ना होगा जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से लैस हों, यानी कि फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की भारतीय सेना को नीड है। इसके साथ ही सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर में यूज की गई ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी जोर देते हुए कहा कि हमें इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी को और भी डेवलप करने के ऊपर जोर देना चाहिए। सीडीएस चौहान की ये स्टेटमेंट कि पुराने हथियारों से नए युद्ध नहीं लड़े जा सकते हैं, अब ये हेडलाइंस बन गई हैं। नो डाउट कि मोदी सरकार भारतीय सेना की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काफी एफर्ट्स लगा रही है, लेकिन वो स्पीड काफी स्लो है, जिसकी वजह से अभी भी हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी 50 से 60 साल पुराने डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही है, जो कि दूसरी कंट्रीज ने दशकों पहले रिटायर करके फेस आउट कर दिए थे। मसला ये है कि भारत की जो टोटल जीडीपी है उसका केवल 1.9% ही डिफेंस के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सपर्ट्स की ये मांग है कि जीडीपी का एटलीस्ट 2.5 से 3% डिफेंस को एलोकेट किया जाए। लेकिन मोदी सरकार इस परसेंटेज को बढ़ा नहीं रही है, क्योंकि अगर 2.5 से 3% किया गया तो सेना के बजट में सालाना एटलीस्ट 40 से 50 बिलियन डॉलर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और सरकार कहती है कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं है। फ्रीबीज के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसे आ जाते हैं, उसके लिए ये लोग एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं कि वो कहां से बजट लाएंगे, लेकिन सेना की मॉडर्नाइजेशन के लिए इनके पास बजट ही नहीं होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया से। रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आंद्रे रुदेनको ने अगेन रिक फॉर्मेट की ट्राइलेटरल कोऑपरेशन का मुद्दा उठाया है।
रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि फेलो ब्रिक्स नेशन भारत और चाइना के बीच जब रिलेशंस एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम रिक की ट्राइलेटरल फॉर्मेट की मीटिंग्स को वापस से शुरू करना चाहते हैं। रशिया चाहता है कि रिक फॉर्मेट की मीटिंग्स दोबारा से शुरू हों। ये कहना है रशिया के डिप्टी विदेश मंत्री का। इससे पहले रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी ऐसी रिक्वेस्ट कर चुके हैं। भारत ने गलवान घाटी की घटना के बाद से ही रिक फॉर्मेट की कोऑपरेशन और मीटिंग्स को रोक दिया है, लेकिन रशिया लगातार भारत को पुश कर रहा है कि तीनों देश आपस में तिगड़ी बनाकर जॉइंट पार्टनरशिप को दोबारा से स्टार्ट करें। अब देखा जाए तो 40 से 50 दिन के बाद चाइना में एससीओ समिट भी होना है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी चाइना में प्रेजेंट रहेंगे। रशिया और चाइना भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि एससीओ समिट की साइडलाइंस के ऊपर रशिया, भारत और चाइना यानी कि ये तीनों रिक फॉर्मेट की मीटिंग भी कर लें और पुतिन, मोदी और जिनपिंग आपस में यूनिटी दिखाते हुए एक साथ स्टेज को शेयर करें। आपको क्या लगता है कि रिक फॉर्मेट को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए? अब जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ इतनी करीबी दिखा रहे हैं तो क्या भारत को रिक और इसकी मीटिंग्स को दोबारा से ज्वाइन करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से और ये भारत के लिए भी काफी कंसर्निंग न्यूज है। ये तो हम सब देख रहे हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में जमात इस्लामी और कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन ये लगातार स्ट्रांग हो रहे हैं और बांग्लादेश भी अब सेकुलर वैल्यूज लूज कर रहा है। लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बांग्लादेश अफगानिस्तान के तालिबान रेजिम के मॉडल के ऊपर ही चलने स्टार्ट हो जाएगा। दरअसल अफगानिस्तान में शरिया कानून के लिए जो तालिबान ने तहरीक स्टार्ट की थी वो उसमें सक्सेसफुल हो गए एंड आज अफगानिस्तान में तालिबान रेजिम और शरिया लॉ आ गया है। तहरीक का मतलब होता है मूवमेंट या फिर आंदोलन जो किसी खास उद्देश्य के लिए स्टार्ट किया जाता है। अफगानिस्तान के बाद सेम उसी तरह से पाकिस्तान में शरिया लॉ लाने के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान स्टार्ट की गई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीटीपी भी कहा जाता है। और अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी शरिया कानून लाने के लिए तहरीक स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी भी शामिल हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश की एंटी टेररिज्म यूनिट ने बांग्लादेश में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है जिनके लिंक्स तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पाए गए हैं। इनमें से एक पिछले साल अक्टूबर महीने में पाकिस्तान गया था और वहां से अफगानिस्तान जाकर उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट कैडर के साथ मुलाकात भी की और वहां पर टीटीपी से ट्रेनिंग भी ली है। इसके साथ ही जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले ही आतंकवादी गतिविधियों के लिए जेल में बंद था। शेख हसीना के समय उसको अरेस्ट किया गया था और जेल में डाल दिया गया था, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद कई सारे लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया था और उसी लिस्ट में इसका भी नाम शामिल था। लेकिन बाहर आने के बाद ये फिर से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा था। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये बांग्लादेश में जिहाद के मकसद से टीटीपी के लिए लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे। इन 2 के साथ साथ 5 लोगों की और तलाश है जिनके लिंक्स तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिले हैं। बांग्लादेश की एजेंसीज ने ये तो खैर नहीं बताया है कि क्या ये बांग्लादेश के अंदर तहरीक तालिबान बांग्लादेश स्टार्ट करने वाले थे या फिर नहीं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान आखिरकार बांग्लादेश के लोगों को रिक्रूट क्यों करेगी। इसके 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर भारत के ऊपर हमला या फिर बांग्लादेश के अंदर भी एक तहरीक स्टार्ट करना। इसलिए अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये लोग टीटीपी का एक बांग्लादेश विंग स्टार्ट करने जा रहे थे जिसको टीटीपी के सपोर्ट से खड़ा किया जाता, यानी कि ये हाल हो गया बांग्लादेश का। अब टीटीपी के ट्रेन किए हुए लोग बांग्लादेश में मिल रहे हैं। अब ये भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी बहुत ही आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मोदी सरकार ने स्ट्रिक्टनेस को काफी बढ़ा दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर के ऊपर स्ट्रिक्टनेस काफी बढ़ गई होगी, लेकिन अभी भी ये बांग्लादेशी नहीं रुक रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और स्क्रीनशॉट आ रहा है। न्यूज आ रही है कि एक बांग्लादेशी व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने बीएसएफ की मदद से अरेस्ट करके बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया था, लेकिन वो बांग्लादेशी व्यक्ति 45 दिनों के बाद फिर से भारत में आ गया और उसको अगेन दिल्ली पुलिस ने आजादपुर मंडी के एरिया के पास से पकड़ा है। यानी कि ये 45 दिनों के अंदर ही इलीगली दोबारा से भारत में एंटर करके फिर से देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया। सेम इसी तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने भी एक बांग्लादेशी कपल को डिपोर्ट किया था। बीएसएफ ने इस कपल को बांग्लादेश तक भेज दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये कपल फिर से इलीगली भारत आ गया। अब ये तो 2-3 केस हाईलाइट हो गए हैं और मीडिया के सामने आ गए हैं। ऐसे न जाने कितने सारे केसेस और बांग्लादेशी लोग होंगे जिनको भारत ने डिपोर्ट किया और वो वापस से इलीगली भारत के अंदर वापस आ गए हैं। सच ये है कि बांग्लादेशीज आज भी इलीगली भारत की सीमा में एंटर हो रहे हैं और हम इनको रोकने में बिल्कुल फेल साबित हो रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का मजबूत होना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बांग्लादेश के अंदर हाथ फैलाना ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। एंड हम दोबारा से उसी दौर में चले जा सकते हैं जब हर साल 2-3 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे और ये आम बात हुआ करती थी। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है।
सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।